भाई इस वीडियो में हमारे पास एक बाइवेरिएट डेटा है और बाइवेरिएट डेटा से हमारा मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हमें दो बेतरतीब मुतग़िर के दरमियान जो ताल्लुक है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अब हम कोशिश करेंगे कि इस बाइवेरिएट डेटा के लिए हम बाहमी ताल्लुक के लिए जो कोएफिशिएंट होता है वो मालूम करें, यानी हम इस मालूमात के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करेंगे। तो भाई इससे पहले कि हम इसके बाहमी ताल्लुक कोएफिशिएंट के बारे में बातें करना शुरू करें, ज़रा देखते हैं कि ये सारी मालूमात क्या है। अब चूंकि ये एक बाइवेरिएट डाटा है, यानी हम दो बेतरतीब मुतग़िर के दरमियान जो ताल्लुक है उसको देख रहे हैं, तो हर x की कदर से मुंसलिक y की कदर मौजूद है हमारे पास। यहाँ पर x 1 है तो इससे मुंसलिक y की कदर 1 के बराबर है। जब x 2 के बराबर होता है तो उससे मुंसलिक y की इकदार 2 और 3 है। जब x 3 के बराबर होता है तो उससे मुंसलिक y की कदर 6 है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास x की औसत कदर भी मौजूद है। x की औसत कदर हमें यूँ मिली होगी कि हमने x की सारी इकदार को आपस में जमा किया होगा और फिर उसको तकसीम कर दिया होगा कुल x के नुक्तों की तादाद से। तो भाई ये चीज़ हमें मिली होगी 1 जमा 2 जमा 2 जमा 3 बटा 1 2 3 4 4 x के नुक्ते हैं बटा 4 से। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है। अच्छा, x के लिए हमारे पास मयारी इन्हिराफ भी मौजूद है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन भी मौजूद है। लेकिन चलें इसको ज़रा और तफसील से समझ लेते हैं। भाई स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मयारी इन्हिराफ हमें यूँ मालूम होता है कि हम हर नुक्ते का फ़र्क ले लेते हैं औसत कदर से और फिर उस फ़र्क का स्क्वायर ले लेते हैं और उन सब को जब हम जमा कर कर तकसीम करते हैं नुक्तों की कुल तादाद से, या अगर हमारे पास नमूने का मयारी इन्हिराफ मौजूद है तो फिर हम नुक्तों की कुल तादाद से एक को माइनस कर देते हैं और फिर उस पूरी चीज़ का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो चलें ये काम मैं करके भी दिखा देती हूँ। तो इस नुक्ते का औसत कदर से फ़र्क बराबर होगा 1 माइनस 2 के। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, फिर इसमें हम जमा कर देंगे इस नुक्ते का जो फ़र्क है औसत कदर से उसको, जमा इस नुक्ते का जो फ़र्क है औसत कदर से उसके स्क्वायर को भी हम जमा कर देंगे और आखिर में हम इस नुक्ते का जो फ़र्क है औसत कदर से उसका स्क्वायर भी ले लेंगे और इसमें जमा कर देंगे और फिर इस पूरी चीज़ को हम तकसीम कर देंगे n माइनस 1 से। यहाँ पे कुल नुक्ते 4 हैं तो 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3 के और उसके बाद हम इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो भाई ये पूरा अमल करके हमें x के नमूने के लिए मयारी इन्हिराफ मिल जाता है। अच्छा चलें ये सारा काम मैं y के लिए भी करके दिखा देती हूँ। तो y की औसत कदर हमें यूँ मिलेगी कि हम 1 जमा 2 जमा 3 जमा 6 को तकसीम कर देंगे y के कुल नुक्तों की तादाद यानी 4 से, यूँ हमें 3 मिल जाएगा। और अब इसके मयारी इन्हिराफ मालूम करने के लिए मैं इतनी ख्वारी नहीं करूँगी, इसके मयारी इन्हिराफ का हिसाब हम इसी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। चलें अब आते हैं बाहमी ताल्लुक़ के कोएफिशिएंट पे। और भाई इस कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये है, यहाँ पर n निशानदेही कर रहा है कुल नुक्तों की तादाद की, ये निशान दिखा रहा है समेशन को। अच्छा, यहाँ पर xi जो है वो दिखा रहा है हर नुक्ते को, यानी अगर हम i की जगह 1 डालते हैं तो हम पहले नुक्ते की x की कदर की बात कर रहे होंगे और ऐसे ही सिलसिला आगे चलता चला जाएगा। अच्छा, ये निशान है x की औसत कदर का और ये निशान है x के मयारी इन्हिराफ का। इसी तरह yi दिखाएगा पहले नुक्ते के y की कदर को, दूसरे नुक्ते की y की कदर को, वगैरह वगैरह। और फिर ये काम हम हर नुक्ते के लिए करेंगे और फिर उनको आपस में जमा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक समेशन का निशान भी मौजूद है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये जो चीज़ है वो असल में x के z स्कोर को दिखा रही है, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि हर नुक्ते का x औसत कदर से कितने मयारी इन्हिराफ गुना दूर है। और ये काम हम चूँकि x के हर नुक्ते के लिए कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर मैं xi लिख दूंगी। बिल्कुल इसी तरह ये चीज़ दिखा रही है y के z स्कोर को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर नुक्ते की y की कदर y की औसत कदर से कितने मयारी इन्हिराफ गुना दूर है। तो हम हर x के नुक्ते के लिए z स्कोर मालूम कर लेंगे और उससे मुंसलिक हर y के नुक्ते के लिए भी हम z स्कोर मालूम कर लेंगे
और फिर उनको आपस में ज़रब दे देंगे। और जब हम ये अमल हर नुक्ते के साथ कर लेंगे तो उन सबको फिर आखिर में हम जमा कर देंगे और तक़सीम कर देंगे n-1 से। चलें काम शुरू करते हैं फिर। यहाँ पर कुल 4 नुक्ते हैं, तो n-1 बराबर आ जाएगा 3 के। और उसके बाद हम समेशन ले रहे हैं, तो अब मैं एक बड़ा ब्रैकेट बना लूँगी, बल्कि साथ में कुछ जगह भी बना ही लेते हैं। हाँ, अब हमारे पास अच्छी खासी जगह है। तो ऐसा करते हैं कि हर x के नुक्ते और y के नुक्ते के z स्कोर का ज़रब मालूम कर लेते हैं और उनको आपस में जमा कर लेते हैं। तो पहले नुक्ते से शुरू करते हैं। यहाँ पर x1 की कदर 1 के बराबर है, माइनस x की औसत कदर 2 के बराबर है, और इसको हम तक़सीम करेंगे s के मयारी इन्हिराफ से, जो कि बराबर है 0.816 के। तो भाई x1 की z कदर ये है, और अब हम y1 की z कदर मालूम करते हैं। तो y1 की कदर 1 के बराबर है, माइनस y की औसत कदर 3 के बराबर है, और इसको हम तक़सीम कर देंगे y के मयारी इन्हिराफ से, जो कि बराबर है 2.16 के। चलें इसमें अब हम जमा करेंगे x2 की z कदर और y2 की z कदर के ज़रब को। तो यहाँ पर फिर हमारे पास 2 माइनस 2 बटा 0.816 आ जाएगा। इसको हम ज़रब देंगे 2 माइनस 3 बटा 2.16 से। इस पूरी चीज़ में हम जमा करेंगे x और y 3 के z स्कोर के ज़रब को। तो यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस 2 बटा 0.816 आ जाएगा। ज़रब यहाँ पे y की कदर 3 के बराबर है, तो 3 माइनस 3 बटा 2.16 आ जाएगा। और आखिरकार हम इसमें जमा करेंगे x4 और y4 के z स्कोर के ज़रब को। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 बटा 0.816 ज़रब 6 माइनस 3 बटा 2.16। तो भाई इस पूरे फॉर्मूले को यूं इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर 2 माइनस 2 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये पूरी चीज़ ही 0 के बराबर हो जाएगी। 0 से अगर किसी चीज़ को ज़रब देंगे तो भी हमें 0 ही मिलेगा। इसी तरह ये पूरी चीज़ भी 0 के बराबर हो जाएगी। और यूं फिर इस पूरी चीज़ का जब हम कैलकुलेटर की मदद से हिसाब लगाएंगे तो r यानी बाहमी ताल्लुक़ का कोएफ़िशिएंट बराबर आ जाएगा तकरीबन 0.946 के। अब भाई ये कोएफ़िशिएंट की कदर हमने मालूम तो कर ली, लेकिन ये हमें दिखा क्या रही होती है? भाई ये कोएफ़िशिएंट असल में हमें हिसाब देता है कि एक लकीर दो बेतरतीब मुतग़िर यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको कितनी अच्छी तरह बयान कर सकती है। अच्छा, अब एक और बात यह है कि r की कदर हमेशा -1 और 1 के दरमियान में होती है या उनके बराबर होती है। अब जब r 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब ये है कि मस्बत ढलान वाली लकीर बहुत अच्छी तरह से बयान कर रही होगी दोनों बेतरतीब मुतग़िर के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको। जबकि इसके बरक्स अगर r की कदर -1 के बराबर होती है तो हमें मनफी ढलान की एक लकीर मिल रही होगी जो कि बहुत अच्छी तरह से बयान कर रही होगी दोनों बेतरतीब मुतग़िर के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको। लेकिन हाँ, अगर r की कदर 0 के बराबर होती है तो इसका मतलब है कि वो लकीर इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से बयान नहीं कर रही, बल्कि बयान ही नहीं कर रही है। अब ज़रा वापस आते हैं अपनी r की कदर पर। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 1 मिल रहा है, मतलब बिल्कुल 1 नहीं मिल रहा, लेकिन हम बहुत करीब हैं 1 से, मस्बत 1 से। तो इसका मतलब यह है कि हमारी लकीर इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको बहुत अच्छी तरह से बयान कर रही होगी। और आप देख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर r की कदर मस्बत थी
और मस्बत 1 के करीब थी, तो हमारे पास एक मस्बत ढलान की लकीर बन रही है। और एक और चीज़ जिस पर हम गौर कर सकते हैं वो ये है कि ये लकीर हमेशा एक्स और वाई की औसत इक़दार से होकर गुजर रही होगी। लेकिन इस बारे में हम आगे की वीडियोस में और तफसील से बात करेंगे। अब ये लकीर बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि इसका आर 1 के बराबर नहीं है। अगर आर 1 के बराबर होता तो इस लकीर पर सारे के सारे ही नुक्ते मौजूद होते। लेकिन इंसाफ की बात तो यह है कि ये लकीर ज़्यादा बुरी नहीं है, बल्कि बेहतर ही है, बल्कि बेहतर से ज़्यादा अच्छी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे नुक्ते इस लकीर के करीब-करीब हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि हम इस लकीर के ज़रिए इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान यानी एक्स और वाई के दरमियान जो ताल्लुक़ है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भई अब तक हमने बाहमी ताल्लुक़ के कोएफ़िशिएंट को देख लिया, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। इसकी मदद से लकीर कैसे बनाते हैं और उस लकीर का तज्ज़िया कैसे करते हैं, वो सब भी हमने समझ लिया। लेकिन भई अभी तक हमने ये बात नहीं की कि ये फ़ॉर्मूला कैसे हमें इस नतीजे तक पहुँचाता है। तो चलें, इस मख़सूस मिसाल के लिए इस फ़ॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए ऐसा करते हैं कि एक्स और वाई दोनों के लिए जो औसत कदर है, उस पर लकीरें बना देते हैं। तो ये हरी लकीर दिखा रही है एक्स की औसत कदर को और इस गुलाबी लकीर से हम दिखा देंगे वाई की औसत कदर को। अच्छा, साथ ही इनके मयारी इन्हिराफ को भी बयान कर लेते हैं। तो हाँ, अगर हम एक्स की औसत कदर से 0.816 अदद ऊपर जाते हैं तो हम कुछ यहाँ पर होंगे। अगर हम औसत कदर से एक्स की औसत कदर से 0.816 अदद नीचे जाते हैं तो फिर हम कुछ यहाँ होंगे। इसी तरह y की औसत कदर से यानी 3 से अगर हम 2.16 अदद ऊपर जाते हैं तो हम कुछ यहाँ पर होंगे। और अगर y की औसत कदर से हम 2.16 अदद नीचे जाते हैं तो हम कुछ इधर आ जाएंगे। अब भाई इस नुक्ते के लिए x का जी स्कोर इस पूरी चीज़ के बराबर था और y का जी स्कोर इस पूरी चीज़ के बराबर था। इसको अगर हम हल करें तो हमें मनफी में कोई कदर मिलती है। इसको भी जब हम हल करते हैं तो हमें मनफी में कोई कदर मिलती है। लेकिन जब हम इन दोनों का ज़रब लेते हैं तो हमें एक मस्बत कदर मिल जाती है और शायद यही मस्बत कदर r को मस्बत 1 से करीब होने में मदद करती है। तो भाई अगर दोनों वेरिएबल्स के जी स्कोर किसी मनफी कदर के बराबर हैं तो उनका आपस में ताल्लुक पॉजिटिव होगा, मस्बत होगा। चलें अब ज़रा अगले नुक्ते पर आते हैं जो कि ये वाला है। यहाँ पर x भी 2 के बराबर है और y भी 2 के बराबर है। अब यहाँ पे चूंकि x का नुक्ता बिल्कुल x की औसत कदर पर है, इसलिए उनका फ़र्क 0 के बराबर हो जाता है और यूं हमें x का जो जी स्कोर है वो भी 0 के बराबर मिल जाता है। और यूं फिर ये नुक्ता हमारे कोएफ़िशिएंट को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस नुक्ते के x के जी स्कोर और y के जी स्कोर के ज़रब ने हमें कोई मनफी कदर नहीं दी, तो आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये नुक्ता हमारे कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है? भाई ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कदर हमारे r को, हमारे कोएफ़िशिएंट को मस्बत 1 से करीब नहीं कर रही होगी और चूंकि हम इस पूरी चीज़ को तकसीम कर रहे हैं एक मस्बत कदर से, तो उस वजह से r की कदर कम होती जाएगी। तो भाई अगर हमारे पास जी स्कोर का जो ज़रब है वो मनफी कदर दे रहा है या वो 0 दे रहा है, दोनों ही सूरत हाल में हमारा कोएफ़िशिएंट, हमारा कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट बुरी तरह से मुतासिर हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 फ़र्ज़ी नुक्ते भी बना लूँगी। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारा एक नुक्ता यहाँ पर होता तो भाई इस नुक्ते का जो जी स्कोर का ज़रब है वो भी हमें एक मनफी कदर दे रहा होता, क्योंकि यहाँ पर y की कदर तो औसत कदर से ज़्यादा है लेकिन x की कदर उसकी औसत कदर से कम है, तो इनका ज़रब हमें एक मनफी कदर देता और उस मनफी कदर की वजह से हमारी कोएफ़िशिएंट की कदर और कम हो जाती। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर इस किस्म का एक नुक्ता होता तो यहाँ पर x तो औसत कदर से ऊपर है लेकिन y की कदर y की औसत कदर से कम है, तो इस नुक्ते पे y के जी स्कोर और x के जी स्कोर का ज़रब भी हमें एक मनफी कदर देता और वो भी हमारे कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट की कदर को कम कर रहा होता। तो भाई इन सारी बातों के बाद मुझे उम्मीद है
کہ آپ کو نہ صرف کوریلیشن کوئفیشنٹ کا فارمولا یاد ہو گیا ہوگا، بلکہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس کو گراف پہ کیسے بنانا ہے اور اس کا تجزیہ کیسے کرنا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا، اور آخر میں یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے یہ فارمولا ہمیں اس نتیجے تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔